की महत्वपूर्ण वीडियो हो सकते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं, जैसे कि क्या विज्ञान है, बोले तो साइंस। यहाँ पे पहला टॉपिक हो जाएगा कि प्रकाश क्या है। देखिए सबसे पहली बात है कि हम प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं ना, तो हम जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे ऊर्जा कहते हैं। तो हम कहेंगे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। इसमें एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन कि प्रकाश क्या, तो हम कहेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। उसके बाद अगला टॉपिक हो जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन है ना, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो हम कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने, 2, ठीक है। फिर आगे हो जाएगा कि समतल दर्पण है ना। देखिए अगर बात की जाए कि समतल दर्पण का प्रयोग हम अपने चेहरा को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि चेहरा का मतलब कि मनुष्य अपना चेहरा किस दर्पण में देखता है, तो समतल दर्पण में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण, तो हम कहेंगे समतल दर्पण द्वारा है ना। देखिए यहाँ पे द्वारा होगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है, आभासी या काल्पनिक। आभासी प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो अगर पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हम कहेंगे समतल दर्पण में आभासी या काल्पनिक है ना, और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और हम कहेंगे कि समतल दर्पण द्वारा या किस दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में। और यह आकार में वस्तु के बराबर होता है। जैसे कि अगर हम आईना में अपना शक्ल देखते हैं तो हमें उसी प्रकार दिखाई देता है, जैसा हमारा शक्ल रहता है वैसा ही दिखाई देता है, इसीलिए उसमें हम क्या कहेंगे कि यह वस्तु के बराबर होता है। फिर जैसे कि हम अवतल दर्पण में देखते हैं ना, अवतल दर्पण में अगर अपनी फेस को देखते हैं तो वहां पर हमें आकार में बड़ा दिखाई देता है और उत्तल दर्पण में छोटा। तो अगर हम किसी चीज को छोटा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल दर्पण का, और बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का, और बराबर देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर इस दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है ना। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे कि उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है ना। या ऐसे भी हो सकता है कि जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। उसके बाद गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। फिर हो जाएगा आगे कि अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी है ना, वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हो सकता है कि किस दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो हम कहेंगे अवतल दर्पण से। या अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। या ऐसे भी हो सकता है कि किस दर्पण से वास्तविक और आभासी, वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो हम कहेंगे अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी, और बोले तो काल्पनिक प्रतिबिंब, मतलब कि दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। फिर है वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा या छोटा हो सकता है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब से बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा हो सकता है। किंतु आभासी प्रतिबिंब है ना, ये देखिए वास्तविक है और ये आभासी है, तो वास्तविक से बड़ा या छोटा, किंतु आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ना। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा, कैसे, तो वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब होता है ना। इसके बाद है अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस से बाहर यानी फोकस पे परे रहते हैं। तो अब इसी में आगे हो जाएगा कि प्रकाश की चाल है। तो प्रकाश की चाल जो होता है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो हम कहेंगे कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, मतलब कि अलग अलग होती है, ठीक है, भिन्न भिन्न। उसके बाद है प्रकाश शून्य या निर्वात में। क्या, शून्य या निर्वात में सबसे तीव्र गति पूछा जाएगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो हम कहेंगे निर्वात में या शून्य। अब हो सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो हम कहेंगे लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब कि प्रकाश की चाल निर्वात में 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर सकता है। फिर आगे हो जाएगा कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक है ना, क्या, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, क्या होता है, कम होता है, उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है ना। अब क्वेश्चन हो सकता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है उसमें प्रकाश की चाल किस प्रकार होती है, तो हम कहेंगे उसकी चाल अधिक होता है, प्रकाश की चाल अधिक होता है। अब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई है ना।
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर क्या कहलाता है? तो आवर्धन कहलाता है। ये आवर्धन क्या होता है? तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या कहलाएगा? आवर्धन कहलाएगा, है ना, ये आवर्धन कहलाएगा। फिर है लेंस के मुख्य फोकस कितने होते हैं? हम कहेंगे लेंस के मुख्य फोकस 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। इसके बाद हम कह सकते हैं जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है ना, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। अब यहाँ पे 2 है, एक ये और ये दोनों में लॉजिक क्या है यहाँ पे कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक। चाहिए तो दोनों सेम ही है। उसके बाद है ये वाला दोनों सेम है, ठीक है। इसके बाद फ्यूज के तार ऐसे पदार्थ के बने है ना, फ्यूज के तार ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। क्या होती है? अधिक, और गलनांक कम होता है, गलनांक कम होता है। उसके बाद है चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, है ना। सबसे पहली बात कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हम कहेंगे कि चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है।